अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बाद अब ईरान में एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। ईरान के कई शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि मुआशी दबाव अब अवामी गुस्से को खुले तसादुम में बदल रहा है और अमरीकी मुदाखलत के खदशात भी जन्म ले रहे हैं। इन मुजाहरों का आगाज इतवार को तेहरान से हुआ, जहां दुकानदारों ने महंगाई, बढ़ती हुई कीमतों, ईरानी करेंसी की तेजी से गिरती वक़्त और मुआशी जमूद के खिलाफ हड़ताल की। इसके बाद एहतजाज मुल्क के दीगर हिस्सों में फैल गया। मंगल को कम अज कम 10 यूनिवर्सिटियों के तुलबा के शामिल होने से यह तहरीक मजीद मजबूत हो गई। इस बात की अलामत है कि नौजवान तबका भी मुआशी मसाइल से शदीद मुतासिर है। जुमेरात को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों के दौरान गाड़ियों को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। कई मुजाहिरीन ने मुल्क के सुप्रीम लीडर की हुक्मरानी के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि बाज ने बादशाहत की वापसी की बात की। इससे जाहिर होता है कि एहतजाज अब सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। मगरबी शहर हमदान में मुजाहिरीन ने एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी, जिसे तस्नीम खबरसां एजेंसी ने एक मस्जिद को नजरआतश करने की नाकाम कोशिश से जोड़ा। तस्नीम के मुताबिक तेहरान के एक जिला में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों ने रात के मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 30 अफराद को मुबैना तौर पर अमन आमा के खिलाफ जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार किया। ईरान की खबरसां एजेंसी फारिस के मुताबिक सुबह चहारमहल और बख्तियारी के शहर लर्दगान में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पों में 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि पड़ोसी सूबा लरिस्तान के शहर इजना में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। फारिस के मुताबिक लर्दगान में कुछ मुजाहिरीन ने शहर की इंतजामी इमारतों पर पथराव किया, जिनमें सूबाई गवर्नर का दफ्तर, मस्जिद, शोधा फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक शामिल थे। न्यूज एजेंसी फारिस ने यह भी बताया कि पुलिस ने मुजाहिरीन के सरगना करार दिए गए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी हकूक की तंजीम हिंगाओ के मुताबिक एर्दगान में हलाक होने वाले 2 मुजाहिरीन की शनाख्त अहमद जलील और सजाद वला मंच के नाम से हुई है। सरकारी टेलीविजन ने इतला दी है कि मगरबी शहर कोदश्त में मुजाहिरों के दौरान ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज का एक रुकन भी जाँ बहक हुआ। सूबा लरिस्तान के नायब गवर्नर सैयद पुराली के मुताबिक बसीज का 21 साल रुकन अमन आमा का दिफा करते हुए हंगामा आराई करने वालों के हाथों मारा गया। बसीज एक रजाकाराना नीम फौजी फोर्स है जो पासदारान इंकलाब से मुंसलिक है। गवर्नर पुराली ने बताया कि कोहदश्त में मुजाहिरों के दौरान पथराव से 13 पुलिस अफसरान और बसीज के अरकान जख्मी हुए। ये मुजाहिरे 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद शुरू होने वाली मुल्कगीर बदअमनी के मुकाबले में निस्बतन छोटे हैं, ताहम उनकी नोयत अब भी हसास है। महसा अमीनी की मौत, जो मुबैना तौर पर खवातीन के सख्त लिबास कोड की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार की गई थी, ने पूरे मुल्क में शदीद गम और गुस्से को जन्म दिया था। इस बदअमनी के दौरान कई सौ अफराद हलाक हुए थे, जिनमें दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। मौजूदा मुजाहिरे अगरचे महदूद हैं, लेकिन उनकी जड़ें भी उसी अवामी बेचैनी में नजर आती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुजाहिरीन के जायज मुतालबात को तस्लीम करते हुए तनाव कम करने की कोशिश की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे। पज़ेश्कियान ने सरकारी टेलीविजन पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम में अवाम की रोजी रोटी का मसला हल करने पर जोर दिया। तहम हुक्काम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का वादा किया है और हालात से फ़ायदा उठाकर इंतशार फैलाने के खिलाफ खबरदार भी किया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बुध को कहा कि पुरअमन मुआशी एहतजाज जायज़ है, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसी हफ्ते के आगाज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें तेहरान की एक सड़क के बीच एक शख्स को मोटरसाइकिल के सामने बैठा देखा गया। कुछ लोगों ने इसे त्यान में लम्हा करार दिया, जो 1999 में बीजिंग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान टैंकों के सामने खड़े एक चीनी शहरी की मशहूर तस्वीर की याद दिलाता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके ताल्लुकात अमरीका और यूरोप में कायम इस्लामी जमहूरिया के मुखालिफ ग्रोहों से थे। उन पर इल्जाम है कि उन्हें मुजाहिरों को तशद्दुद में बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह दावा हुकूमत की जानिब से बैरूनी मुदाखलत के बयानिए को मजबूत करता है। इन मुजाहिरों के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत की पेशकश की है। ट्रंप का कहना है कि ईरानी हुकूमत पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल कर रही है और अगर यह सिलसिला ना रुका तो अमरीका मुजाहिरीन की हिमायत के लिए आगे आएगा। उनके मुताबिक अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी कार्रवाई के लिए आमादा है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी सदर की मुदाखलत की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को अमरीका की जानिब से ईरान के अंदरूनी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करार दिया है। एक्सपर्ट अली लारिजानी का कहना था कि अमरीकी सदर के बयान से अब पसे पर्दा कहानी वाज़े हो गई है। उन्होंने लिखा कि इसराइली हुक्काम और ट्रंप के मौक़िफ़ के साथ इस वाक़े का पस मंज़र वाज़े हो गया है। हम एहतजाज करने वाले ताजरों के मौक़िफ़ को तक़रीबी अनासिर से अलग समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा
कि ट्रंप को जान लेना चाहिए कि इस अंदरूनी मामले में अमरीकी मुदाखलत पूरे खत्ते में इंतशार और अमरीकी मुफादात की तबाही के मुतरादिफ होगी। लारिजानी ने अमरीकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ट्रंप ने एक मुहिम जोई शुरू की है जो अपने फौजियों का ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि ईरान की मईशत बरसों से अमरीकी और मगरबी पाबंदियों के बायस शदीद दबाव में है जो इसके जौहरी प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। जून में इसराइल के साथ 12 रोजा फजाई जंग ने भी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ईरानी करेंसी रियाल ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी कदर का 1/3 से ज्यादा खो दिया, जबकि दोहरे हिंसे पर मुश्तमिल शदीद अफरात ज़र बरसों से अवाम की क़ुव्वत खरीद को कमजोर कर रही है। 2025 में ईरानी करेंसी रियाल की कदर डॉलर के मुकाबले में तकरीबन निस्फ रह गई और एक डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर मजीद कम होकर 42,000 रियाल तक पहुंच गई है। सरकारी इदारे शुमारियाती मरकज के मुताबिक दिसंबर में अफरात ज़र की शरह साल बसाल 52% थी। मजमूई तौर पर यही मुआशी बहरान मौजूदा एहतजाज की बुनियादी वजह है और अगर इसका हल ना निकाला गया तो यह मुजाहरे मुस्तकबिल में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अपडेट के लिए तेहरान से हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं, जो झड़पें चल रही हैं, उसमें जो हुकूमत की तरफ से, वहाँ की इंतजामिया की तरफ से जो एक्शन किया गया है, जिसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं, उससे इन मुजाहरों की शिद्दत में क्या लग रहा है? कमी आएगी या ये मजीद सूरत हाल बिगड़ती जा रही है उससे, ताकत के इस्तेमाल से? जी बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब इस सवाल के लिए। पहले तो मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारा जो है वो वीडियोस, काफी सारे मैसेजेस चल रहे हैं और मोस्ट ऑफ इट आई वुड से इज मैनिपुलेटेड। और जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑर्गेनिकली ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे बाजार बुजुर्ग में, तेहरान में, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि लोगों को मसाइल नहीं है, लोगों को इश्यूज नहीं है, लेकिन जो इसकी एम्प्लीफिकेशन की गई है, जो इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, जिस तरीके से एआई और जिस तरीके से ऑडियो वीडियो दोनों में मैनिपुलेशन हुई है, वो एक चीज है जो स्पॉटलाइट में डाल रही है ईरान को। जबकि यूके में भी इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, एंड इट इज समथिंग दैट इज नॉर्मल फॉर कंट्रीज टू हैव प्रोटेस्ट। यहाँ पे एक बात भी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ने भी इन प्रोटेस्ट को कवर किया है और काफी इफेक्टिवली कवर किया है। एट द सेम टाइम इन प्रोटेस्टर्स के साथ जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो लोग इसको वायलेंट पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं, वो लोग भी इसको कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बढ़ाएं। जब ये कामयाबी कलेक्टिवली नहीं हो पाई तो स्पोरेडिक ग्रुप्स ने, अलग अलग जुदा ग्रुप्स ने अटैक्स करना शुरू किए डिफरेंट जगहों के ऊपर। जैसा कि आपको पता ही है, पुलिस स्टेशंस के ऊपर अटैक करना शुरू किए, मोलोटोव कॉकटेल्स के साथ जनरल प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए, और स्टैबिंग्स भी हुई यहाँ पे, जिसकी हलाकत की आपने मेंशन किया। 3 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर्स थे, जो सपोर्टर्स के साथ डील कर रहे थे, और 3 लोग वो थे जो पुलिस वाले थे, जिनको मार दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। तो प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, या सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। ये जो इम्पैक्ट आया है वो जनरली आम मासूम लोगों के ऊपर आया है। अब आते हैं गवर्नमेंट के सवाल के ऊपर कि गवर्नमेंट के इसके रद्द अमल पे क्या पोजीशन है। देखिए, जो प्रेसिडेंट है स्टेट बैंक के, उन्होंने रिजाइन किया है ऑब्वियसली। फरजीन साहब ने रिजाइन करके हिम्मती साहब जो नए हैं वो आए हैं, डॉलर को स्टेबलाइज करने की पॉलिसीज लेके आए हैं। चीजों के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ा है, एंड एट द सेम टाइम चीजें इस वक्त चेंज हो रही है ईरान के अंदर। बहुत सारे डायनामिक्स ऐसे हैं जो वॉशिंगटन और टेल अवीव से डिसाइड हो रहे हैं। आपने ट्रम्प साहब का ट्वीट देखा, आपने मोसाद की ट्वीट देखी, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरीके से हुई है और किस तरीके से इसका एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि जो मूवमेंट का जो आगाज था वो प्योरली ऑर्गेनिक था, लेकिन बाद में जो है कुछ उसमें लोग शामिल हो गए हैं एक मजमूम एजेंडे के तहत जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी राय भी यही है, और आप एक्चुअली भी इसको चेक कर सकते हैं। जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे बिल्कुल ऑर्गेनिकली हुए थे। डॉलर की वैल्यू के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान एक सैंक्शनड कंट्री है, और यूएस जब चाहता है उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए डॉलर को मैनिपुलेट करता है, क्योंकि ईरान के पास तो नहीं है वो चीजें जिसके थ्रू वो डॉलर को स्टेबलाइज कर सके, क्योंकि वो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था जो शुरू हुआ था जब नेतन्याहू साहब वॉशिंगटन में थे, उसको प्रोटेस्ट को बढ़ाया गया, उसको आग लगाई गई, उस किसी तरीके से टर्न करें। बट आज भी जुम्मे की नमाज के बाद लोग तेहरान के अंदर, हमदान के अंदर बाहर आए हैं अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। काउंटर प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुए हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मोसाद की इंटेलिजेंस जो वर्किंग है ईरान के अंदर वो काफी जोरों शोर से वो दिखा रहे हैं। बट काफी लोगों ने इन्फिल्ट्रेटर्स को बाकायदा पकड़ के साइड पे भी किया है, बाहर भी भगाया है। जो मोसाद की तरफ से काम कर रहे थे। कौन है ये लोग, कौन है इन्फिल्ट्रेटर्स? इसमें नौजवान ज्यादा हैं, किस तबके से इनका ताल्लुक है, कौन लोग ज्यादा है?
देखिए डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग हैं, ये प्राइमरीली ईरानी नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आई है, प्राइमरीली ईरानियंस नहीं है, वो रेफ्यूजीज हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं ईरान के अंदर काफी टाइम से। और काफी काफी लोगों को परदीस से, बकर शहर से, दूसरे दूसरी जगहों से जो है वो गिरफ्तार किया गया है इन इंसिडेंट्स में। ऑब्वियसली ईरानी भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ईरानी नहीं है, ईरानी भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बीइंग सपोर्टेड। एविडेंस भी बेस्ड है इसके ऊपर कि दे आर बीइंग सपोर्टेड, दे आर बीइंग पेड, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और इसराइल खुद कबूल कर रहा है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं वहां पे। तो एक्सटर्नली इसराइल अभी तक इतना नहीं है कि वो लेके आया हो, बल्कि जो लोकल ग्रीवियंसेस हैं लोगों की, या जो लोकल यूथ के अंदर जो ग्रीवियंसेस हैं, जो उनको मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रोपागेट करके, उनका सेंटिमेंट बना के, उनको बाकायदा तौर पे ट्रिगर करके, ट्रेन करके सामने ला के रखा गया है। तो जिस तरह आपने बात की कि आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें मुकामी लोगों ने कुछ मुजाहिरीन के खिलाफ मुजाहरा किया, तो ये जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आना और जो रज़ा पहलवी के बेटे हैं उनका ट्वीट आना, इस तरह के जो फिर मोसाद का ट्वीट आना, ये चीज़ें जो हैं इन्होंने ईरानी हुकूमत को बेसिकली इनडायरेक्टली तो उनको फ़ायदा ही पहुंचाया ना, कि एक मुकामी सेंटीमेंट जो है एंटी अमेरिका, एंटी इसराइल, वो मजीद स्ट्रेंथन हुआ, और ये जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ क्या ये सारा मामला, उनका ट्वीट करना, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना। समर साहब, बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ऑब्जर्वेशन की और सवाल भी किया, थैंक यू फॉर दैट। देखिए बीच में बिजनेसमैन होते हैं जिनको दिखाना होता है आगे कि देखिए जी हम काम कर रहे हैं, देखिए जी यहाँ पे हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, आप जरा इशारा तो करें। आगे जो पोजिशनिंग है, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि ईरान के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि देर इज अ गैप बिटवीन द रियल ईरानियन पीपल हु आर, जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो लोग शो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर जिस तरीके से ईरान को, वो उन लोगों में बाकायदा आप जाके प्रोफाइल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वो लोग कहाँ के हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ट्रंप साहब को भी ये पता चल जाएगा, ईरान इराक वॉर, सॉरी, ईरान इसराइल का जो एक्सपेरिमेंट था जंग का 12 दिन का, वो आपके सामने है कि किस तरीके से रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है, अगर होना होता सो कॉल्ड रिजीम चेंज, तो वो अभी तक हो चुका होता है। इससे ये प्रोटेस्ट तो कुछ भी नहीं है, ये तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो आइसोलेट हुए हैं। इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट ईरान ने देखे, मैसा अमीनी का प्रोटेस्ट सोशल इशू के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट था, मान सकते कह सकते हैं, बट ऑर्गेनिकली नहीं। ये प्रोटेस्ट जो अभी इकोनॉमिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, ये ऑर्गेनिकली आगे नहीं बढ़ा है, इसको मैन्युफैक्चर किया गया, और ये इसको बताने के लिए वो खुद सामने बैठे हुए कि हम जो है वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम। तो मुझे इसके ऊपर तौजीह देने की आई डोंट थिंक यानी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप का और जरूरत है। बाकी जो लोग थे उनके बयानात आना, ये ईरानी हुकूमत के ज़रा फायदे में जाएगा। यस एब्सोल्युटली, लोग देखें, वही होता है जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस होती है एक मुल्क के अंदर, तो आम आवाम जो है वो कलेक्टिव, भले ऑपोजिशन में हो, भले ग्रीवियंसेस हो, ऐसा नहीं है ग्रीवियंसेस नहीं है लोगों को, ऑब्वियसली सैंक्शन मुल्क है, मुश्किल हो सकती है लोगों को, कि मुश्किल हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है, बट जब भी फॉरेन इंटरफेरेंस एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर या एक सॉवरेन नेशन के ऊपर जो 2500 साल से ज्यादा की जिसकी हिस्ट्री है, आप उसके ऊपर इंपोज करेंगे, तो आपको जो लिबरल तबका, जो प्रोग्रेसिव तबका, जो ऑपोजिशन बेस्ड तबका है, वो भी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियसली इसका फायदा ईरान को ज्यादा होगा, इसराइल और यूएस को कम होगा, आई वुड से। और फाइनली ये जो काउंटर यहाँ पे हम देख रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा गवर्नर को हटा दिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नए गवर्नर को लगा दिया गया, कोपन स्कीम जो है उस पर भी बड़ी तनकीद होती है कि बार बार वही फार्मूले आजमाए जाते हैं कि जो पहले भी कामयाब साबित नहीं हो सके। तो उसमें भी आप कुछ देख रहे हैं कि मजीद रिफॉर्म्स आ रही हैं। और साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं इस वक्त यहाँ पे एक सैंक्शन कंट्री में, या जहाँ आप स्विफ्ट बैंकिंग आपकी खत्म है, एलसी नहीं है, जहाँ पे ब्लैक मार्केट के ऊपर चीजें जो है वो सेल हो रही हैं, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो होंगे, और ऐसा नहीं है कि ईरान इज अ परफेक्ट कंट्री, देयर आर प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे मसाइल हैं। सही। रिफॉर्म्स की जहां तक बात आती है, कंट्रोल की जहां तक बात आती है, कंट्रोल नहीं है ईरान के पास, बहरहाल मैनेजेबिलिटी, सेंटिमेंट जरूर है कि वो डॉलर सही। को किसी तरीके से थ्रू सेंटिमेंट, थ्रू मार्केट प्रैक्टिसेस रेगुलेट कर सकते। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बट बेसिक इतना सेंस है इकोनॉमिक्स का कि ये चीज समझ में आती है कि सैंक्शन कंट्री के ऊपर जहां पे तो वेस्टर्न पावर्स इंपोजिशन एक लगा चुके हैं, वो कंट्रोल बेसिकली उस हद तक नहीं कर सकते। तो नहीं, गालिब राय क्या आई वुड से है ये जॉनसन साहब चलता के, रहेगा। ये जो मुजाहरे हैं, ये जो झड़पें हैं, ये मजीद स्वेल नहीं करेगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। कंट्रोल की जहां तक बात आती है, अभी तक तो काफी सॉफ्ट रहा है ईरानी गवर्नमेंट का रिएक्शन। जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सारे गवर्नमेंट के ही या तो वॉलंटियर्स थे या तो पुलिस वाले सही। थे। प्रोटेस्टर्स को कभी भी ओपनली अरेस्ट नहीं किया गया। शेलिंग शायद आपने देखी हो, एक जगह दो जगह शायद देखी हो, उसमें भी मतलब ये है कि किसी किसी एक सही। बंदे को भी अरेस्ट नहीं किया गया प्रोटेस्टर्स में से। हाँ, ठीक।
टारगेटेड अरेस्ट, जहां पे इन्फिल्ट्रेशन है वहां पे टारगेटेड अरेस्ट हुए, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कंट्रोल के हद तक होगा, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन का स्केल अभी तक मालूम नहीं है ईरानियों को भी। बहुत शुक्रिया जॉनसन साहब ईरान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत की जानिब से फिर से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मशरूत जो है पेशकश की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी 3 मरतबा ऑफर कर चुके हैं। अब की मरतबा जो ऑफर है उसमें शर्त बड़ी रखी गई है तहरीक इंसाफ के लिए। क्या वो शर्त तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल हो सकती है? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम से हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अब तक कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क सामने नहीं आ सका। ताहम बैकडोर राब्तों, पैगामात और मुसलसल बयानात से यह तासुर जरूर मिलता है कि दोनों फरीक खुले तसादम के बजाय एक मुहतात और महदूद रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। पीटीआई की क़यादत बार बार यह मौक़िफ़ दोहरा चुकी है कि मुल्क में सियासी बहरान का हल सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए और 9 मई जैसे वाक़यात से मुकम्मल लाताल्लुक़ी जरूरी है। दर हकीकत 9 मई के मामले पर रियासत किसी भी किस्म की नरमी दिखाने को तैयार नजर नहीं आती और इसका अमली इजहार आज एक बार फिर सामने आ गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के इल्जाम में यूट्यूबर साबिर शाकिर, आदिल राजा, हैदर मेहदी, बजाज सईद खान, मोहित पीरजादा समेत दीगर मुल्ज़िमान को 2-2 बार उम्र कैद और लाखों के जुर्माने की सजा सुना दी है। जुमे के रोज अदालत ने ट्रायल मुकम्मल होने पर पहले फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाते हुए मुल्ज़िमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। अपने फैसले में अदालत ने मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। याद रहे कि यह मुकदमा 9 मई 2023 को रियासती इदारों के खिलाफ की गई डिजिटल दहशतगर्दी से मुताल्लिक था, जिसमें मुल्ज़िमान ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क की सलामती और अवामी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद के थाना पारा के मुकदमा में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और बजाज सईद खान को सजा सुनाई गई। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी, जबकि मुल्ज़िमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया एडवोकेट अदालत में पेश हुए। गुलफाम गुराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्ज़िमान का वकील मुकर्रर किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। ये फैसले इस बात की वाज़ेह अलामत है कि 9 मई के बाद रियासत डिजिटल महाज और बयानिए की सतह पर किसी किस्म की लचक दिखाने के मूड में नहीं और ऐसे मामलात को बराह रास्त कौमी सलामती से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी पस मंजर में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के हालिया बयानात ने सियासी मुफाहमत के इम्कान पर एक नई बहस को जन्म दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर मुल्क के 5 बड़े किरदारों के दरमियान एतमाद साजी और राब्ता हो जाए तो पाकिस्तान सियासी तौर पर बेहतर सिमत में आगे बढ़ सकता है। हम उनके मुताबिक यह एतमाद तभी मुमकिन है जब इश्तियाल अंगेज बयानियां खत्म किया जाए। मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। 2 तो आ गए हैं मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे, एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा, उसको जो है ना वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। राना सनाउल्लाह से कबल वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं, लेकिन पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान को यह टास्क देकर खुद को बज़ाहिर इस अमल से अलग रखा जो एक गैर वाज़ेह और इबहाम से भरपूर हिकमत अमली समझी जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत को ललकारने और निज़ाम को चैलेंज करने की सियासी हिकमत अमली भी मुसलसल जारी रखी गई है। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की सरगर्मियां भी खासी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। सुहेल अफरीदी ने लाहौर में 3 दिन क़याम के बाद ऐलान किया है कि वो इमरान खान का पैगाम लेकर सिंध बिलखुसूस कराची का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने बताया कि वो 9 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक लाहौर में उनका हालिया क़याम मुख्तलिफ सियासी राब्तों और अंदरूनी मुशावरत से जुड़ा हुआ था, जबकि अब सिंध का दौरा पीटीआई की जानिब से सियासी दबाव बढ़ाने और अपनी राब्ता मुहिम को वुसअत देने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब आज एक और अहम पेशरफ्त में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शफी जान से वजाहत तलब कर ली है। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक लगाए गए इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन ने शफी जान को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तर्जुमान वज़ीर आला KP शफीउल्लाह जान के इल्जामात को गुमराहकुन करार देते हुए जवाब तलब कर लिया है।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि शफी जान 7 रोज में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीकशुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शफी जान ने इल्जाम लगाया था कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। कमीशन ने मामले का जायजा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। शफी जान को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत की मजमूई हिकमत अमली ये दिखाई देती है कि रियासती इदारों के खिलाफ बयानिए पर जीरो टॉलरेंस बरकरार रखी जाएगी, जबकि सियासी सतह पर PTI को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने के बजाय मशरूत मुकालमे का रास्ता भी खुला रखा जाएगा। दूसरी जानिब PTI अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद ये तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात का दरवाजा बंद ना हो और दूसरी तरफ सियासी मुज़ाहमत भी जारी रहे। मौजूदा हालात में यह वाज़ेह होता जा रहा है कि आने वाले दिनों में सियासत का दारोमदार इस बात पर होगा कि आया एतमाद साजी के ये इशारे अमली पेशरफ्त में बदलते हैं या महज बयानात और दौरों तक ही महदूद रहते हैं। इस मुतालिक मजीद बात करने में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि हुकूमत की तरफ से फिर से सिग्नलिंग हो रही है, पैगामात आ रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात का माहौल वो मुल्क में देखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत भी रखी हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी बात कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तजवीज़ जो सामने आई है वो तो ये कहते हैं कि मुल्क के 5 बड़े जो हैं अगर वो आपस में बैठ जाए तो मामलात बन सकते हैं, बात बन सकती है, लेकिन वो एक शर्त भी रख रहे हैं साथ कि तहरीक इंसाफ जो है वो इश्तिआल अंगेजी फिर रोके, और साथ साथ वो कह रहे हैं ये जो आपने 8 फरवरी की कॉल दे रखी है वो उससे भी फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ आएगी इस मामले पर, इस बात पर? पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ किसी किस्म की इश्तिआल अंगेजी में जो है वो शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि राना साहब की ये ज़ाती राय है, हर आदमी को ज़ाती राय रखने का हक है। जो इमरान खान अपनी पार्टी मैंडेट चोरी की हुकूमत के साथ अंगेज नहीं करता, वो खुद क्यों किसी के साथ बैठेगा? नंबर 1, हमारे लिए मफाहमत क्या है, मैं बड़ा आपको वाज़ेह बता देता हूँ। अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली, ये मफाहमत है। ये हो जाएगा, इमरान खान साहब समेत सारे असीरान वापस आ जाएंगे, नया इलेक्शन हो जाएगा, बस यही मफाहमत है। ये जिस किस्म के खाके वो पेश कर रहे हैं, बस ये ठीक है, उनकी राय है, अल्लाह खैर सदा, नथिंग सीरियस इज देयर। यानी तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी की जो कॉल है उससे किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेगी, ऐसा ही है? चाहे वो मुज़ाकरात की बात करें या किसी और किस्म की ऑफर है? 8 फरवरी की कॉल जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान जो कॉल देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी पाबंद है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि आपने चकज़ई साहब के उसके ऊपर वो करना है। तो इसमें से हटे वाली कौन सी बात है? वो खुद बखुद ही शर्तें रख देते हैं और खुद बखुद ही ऑफरें कर देते हैं, अपने घर ही सारा कुछ। जाहिर है आप भी उसमें फ्रीक है तो आपको ही ऑफर देनी है ना, और किसको ऑफर देनी है उन्होंने, हुकूमत ने? मतलब ये आप मुझे ये बताएं, आप इस वक्त टॉक शो कर रहे हैं, ये टॉक शोज में बैठ के जो है वो टीवी के ये ऑफर्स, ये मतलब इसकी संजीदगी चेक कर लें, इस तरह होता है। तो प्राइम मिनिस्टर आपको असेंबली के अंदर भी ऑफर कर चुके हैं, असेंबली से बड़ा उसके ऊपर कोई नहीं है ना? उसके ऊपर हम ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। हाँ, तो आपने राना सना वहाँ से तो दावत आ रही है आपको, बार बार वहाँ से दावत आ रही है तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर जो है कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। एक तरफ कहा जाता है कि ये मामला सारा जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है, मैंडेट दिया गया खान साहब की तरफ से उन्हें मुज़ाकरात का। फिर बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो प्लीड करते हैं, आई बैग तक वो लिखते हैं उसमें। फिर पार्टी के अंदर से लोग जो है उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं कि जी ये मुज़ाकरात की भीख हम नहीं मांगेंगे, और इसके साथ साथ जो है फिर अलीमा खान साहब कह देती हैं आके कि खान साहब का तो इस पे लायमल यह है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा हुकूमत के साथ वो हम में से नहीं। तो फिर क्या मामला है? तहरीक इंसाफ की अपनी हिकमत अमली इस पे क्लियर नजर नहीं आ रही, आपकी पोजीशन है क्या? जरा ये वजाहत तो कर दें आपकी पोजीशन एग्जैक्टली इस पे है क्या है? तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। 4 तारीख को इमरान खान साहब का एक ट्वीट आ गया था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ एंगेज नहीं करेगी किसी भी मुज़ाकरे के अंदर। साथ ही उसी ट्वीट के उसी पैरा के आखिरी लाइन के अंदर ये भी कहा था कि अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई फैसला करना है या कोई गवर्नमेंट अप्रोच करती है तो वो फैसला अचकज़ई साहब और राजा साहब का। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, नथिंग टू बी मिसअंडरस्टूड, क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है उसके अंदर। तो पार्टी ने तो वही करना है ना जो अंदर से उन्होंने लिख के भेजा। लेकिन अलीमा खान साहब तो कहती है जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं, तो क्या वो एक तरफ आपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को आपने मैंडेट दे दिया, फिर आप कहते हैं वो हम में से नहीं? देखिए ऑब्वियसली हमने तो इमरान खान साहब की जो ट्वीट है वो हमारे लिए रेफरेंस है ना, वो जो कह रहे हैं वही बात कर रहे हैं, और जो अलीमा खान साहब बात कर रही हैं वो तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हैं, तो वो ठीक कर रही हैं, तहरीक इंसाफ को तो रोका गया।
अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि अब चूंकि ज़ाहिरा है तहरीक इंसाफ की एक डिमांड रही है कि वो उनसे बात करेंगे जो जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास ताकत है। ज़ाहिरा आप इदारे की बात करते रहे हैं हमेशा, तो अब जो राना साउल्ला साहब की तजवीज़ आई है उसमें तो जिन 5 बड़ों की बात कर रहे हैं उसमें तो इदारे की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि वो भी इसमें शामिल हो मुज़ाकरात के अंदर। उसमें कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर हो मियां नवाज शरीफ हो, इमरान खान साहब हो, और वो इदारे के सरबराह की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो अब तो इंक्लूजन खुद हुकूमत ने कर दी, ऑफर कर दी कि उसमें वो भी शामिल होंगे। तो फिर ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ को कबूल है कि इदारा भी इसमें बैठ जाए मुज़ाकरात के अंदर? हमें कह चुके हैं खान साहब कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, और उस जुमले में ये लिखा हुआ है ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और ना एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, शेख वकास मेरे ख्याल में अकरम साहब ये बताइएगा कि अब सुहेल अफरीदी साहब उन्होंने लास्ट वीक लाहौर का दौरा किया, अब वो कराची की भी उन्होंने कॉल दे दी है, वो सिंध जा रहे हैं 9 को। उस पर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ये उनका ज़ाती दौरा था। तो वाकईतन ये उनका ज़ाती था लाहौर वाला जो एक वेंचर था? नहीं जी, ये पार्टी का दौरा था, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल उनके साथ थे, आलिया हमजा साहिबा इसको सारा देख रही थी, और पार्टी के लोग थे जो उनके इस्तकबाल करने वाले थे, जो गिरफ्तार हुए, जिनके रास्ते रोके गए। मेरे ख्याल में शायद बैरिस्टर साहब जो थे वो मौजूद नहीं थे यहाँ पे और बुनेर पार्टी में का अगर होंगे वेंचर था तो पार्टी चेयरमैन को एतमाद में लेना क्या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि पार्टी चेयरमैन को नहीं, भी वो उसके लूप में लिया एतमाद जाए? में देखें, हर चीज के लिए एतमाद में तो अब लोग पार्टी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन अंदर कोई होता है ना, जाना पार्टी करता का है। हेड होता है। हाँ साहब ने पार्टी तो बैरिस्टर गौर साहब के सुपुर्द की हुई है। तो हाँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जी मैं जी आपको ये कह रहा हूँ कि हर आदमी, हर सूबा इंडिपेंडेंट है अपनी अपनी कॉल के हवाले से, अपने अपने एहतजाज के हवाले से। तो सही है। जरूरी नहीं है कि जब आपने लाहौर जाना है तो उसमें आप चेयरमैन को एतमाद में लेके जाएंगे। जब जनरल सेक्रेटरी साथ जा रहा है तो जा रहा है, तो हो सकता है बात ना हुई हो गौर साहब से। सही हो गया। तो अब आगे जो कराची का जो हो रहा है वो भी पार्टी का फैसला है और उसमें भी पूरी पार्टी की मुशावरत है कि ये उस तरफ आप जा रहे हैं। ज़रा आप मोबिलाइज करने जा देखिए रहे हैं। आगे 8 फरवरी आ रहा है, आपने 8 फरवरी की बड़ी कॉल पार्टी की, आपने एक दे रखी देखिए है। पार्टी की, इस पे पार्टी की मुशावरत की जरूरत नहीं है। जी जी इमरान खान साहब के आखिरी ट्वीट में वो सुहेल अफरीदी को कह चुके हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो। वो प्लान करते हैं, वो प्लान उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने जाना है कराची। कराची की तंजीम को फॉर्मली इतला कर दी गई है, बस सारी पार्टी उसके अंदर ऑन बोर्ड होगी। तो ये बताएगा कि 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक बड़ा एहतजाज तो आप करेंगे, पहिया जाम भी करेंगे, ज़ाहिर है जो भी होता है उसके बाद आप कुछ उसका रिजल्ट भी कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक वो बड़ी देखिए मोबिलाइजेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि 8 फरवरी वो उसका नुक्ता आगाज होगा या उसका नुक्ता अरूज होगा जो आप मूवमेंट चाह रहे हैं? देखिए खत खाल जो है उसके 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के जो क्या जो उसकी निटी ग्रिटी है या उसकी डिटेल्स हैं, उसके खत खाल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, मगर 8 फरवरी की उन्होंने कॉल जरूर दी है। ये अब ऑपरेशनल लेवल पे पार्टी आपस में डिस्कस कर लेगी क्या चीज़ मुमकिन है और किस स्केल पे है। और ऑब्वियसली वो हमेशा अपनी हैसियत से बढ़ के ही लोग करते हैं। दोबारा भी पुरअमन आइनी एहतजाज है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पुरअमन तरीके से उस एहतजाज में शामिल हो। और शेख साहब ये जो आपकी ज़ाहिर है क्लैरिटी आपने दे दी है कि अब कोई मुफाहमत वाली बात तो बिल्कुल आपने कहा है ही नहीं है, अब तो मुज़ामत ही दिखाई दे रही है बज़ाहिर। तो मुज़ामत में एक 8 फरवरी तो आ गया है, बाकी इसके अलावा क्या क्या शामिल होगा आपकी मुज़ामत के अंदर? बस सर, ये हम जैसे जैसे तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हिकमत अमली बनाती जाएगी, वो पीटीआई को देती जाएगी, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर स्ट्रीट मूवमेंट में अगले इवेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेंगे। पीटीआई भी कुछ करेगी या सारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान नहीं करना है, आपने सिर्फ उनके साथ मिलकर एग्जीक्यूट करना है? सर आपको शायद किसी ने बताया नहीं कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के अंदर 80 से 90% जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और कुछ ना करने वाली बात आप इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अभी तक तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने तो एज सच कोई एक्टिविटी नहीं की है अदर देन एपीसी। जो जी जी स्ट्रीट मूवमेंट लाहौर में हुई या कुछ जलसे वो हुए हैं यहाँ पे केपी में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं किए हैं। और अडियाला में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जाके बैठती है। चलिए, आपने खुद ज़रा उसके बाइफरकेट आपने खुद ही कर ही दिया कि वो अलग मामलात हैं अलग मामलात हैं। तो ये बताएं आप आगे के वाले से कोई 28वीं आईनी तरमीम की बातें फिर से चल पड़ी हैं शेख साहब के मार्च में कभी इम्कान है कि 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी? जाहिर है ये ऐसी तरमीम होगी कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी शायद वो ना माने। अगर वो नहीं मानती तो फिर इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि फिर देखा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखा जाएगा, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। तो क्या कोई चांस है कि तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के ऊपर कोऑपरेट कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं होगा? ज़ाहिर जो मैंने इनफॉर्मल की बात की तो फिर वो आपके बंदे तोड़ दें उस तरफ की तरफ मैं इशारा करूं कि ऐसा मामला किया जा सकता है। किसी आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, देखिए हमारा बुनियादी वो क्या है कि ये हाउस जो कि
फॉर्म 47 की पैदावार है, इसके पास ये मैंडेट नहीं है कि ये आइन साजी करे। जाली सी ये वो है सारा सिलसिला। तो किसी और नंबर एक, पीपल्स पार्टी का जो पिछली 2 उसमें किरदार रहा है, हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ये जो एक मीडिया में पहले बना दिया जाता है कि वो जी जमहूरी है, ये करेंगे, ये हो सकता है, कुछ भी नहीं होना। इन्हें पुरानी तनख्वाह से काम करना है ना, उन्होंने नाल ही जाना है। बड़ी गल करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, जमहूरियत में ये तो जमहूरियत में वो तो फलानी शायद चैंपियन अगे आके वही ओबियसली उन्होंने एक सिंधी हुकूमत है, वो उन्होंने बचानी है और वो उधर ही जाएंगे। तो आप उन्होंने तो कहाँ जाना कॉन्फिडेंट है ना कि Basically, अगर वो तहरीक इंसाफ की तरफ आते हैं, आपके बंदे तोड़ने की तरफ, तो आपकी पार्टी इंटैक्ट रहेगी? अब मजीद आपकी पार्टी के अंदर जो है वो बंदे नहीं टूटेंगे? नहीं, मजीद नहीं टूटेंगे। जिन्होंने गड़बड़ करनी थी उन्होंने कर ली है, बस उस बाकियों ने करनी होती तो उस वक्त कर लेते होते। सही हो गया, यही कुछ सही हो गया। और इसके अलावा जो है केपी की हुकूमत की अगर हम बात करें तो वो आपको वहाँ भी मामला सिक्योर लग रहे हैं? केपी के अंदर हमारी खुली मेजोरिटी है। जिस वक्त ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है अली अमीन से सुहेल अफरीदी को, तो कोई आपने वोट कम देखा वहां पे? वोट तो पूरा है, लेकिन जो आगे के वाले से जो लाएमल जिस जिस तरफ इशारे होते रहे पिछले कई हफ्तों से, वो तो किसी गवर्नर राज की बात होती रही कि फिर अगर इस्लामाबाद की तरफ जलगार करने की बात हुई, फिर कोई बड़ी मुजामत की वहां से तैयारी हुई, तो फिर जो है ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। जरा जब भी होगा मुजामत की तरफ आप बढ़ेंगे, तो सुहेल अफरीदी मोबिलाइज कर रहे हैं सारे पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी जाके, तो पीछे आपको लग रहा है कि वो सिक्योर रहेंगे केपी से? पहली गल तो यह है कि जो ये गिद्दड़ बखियां जो इशारे देते रहे हैं लोग पार्टियों के, वो गवर्नर साहब कहते रहे हैं, वो दूसरे नून लीग वाले कहते रहे, उनके वज़रा कहते रहे, तो हम तो खुले आम कहते हैं कि लाना है तो ला लो। तो उन्होंने रोके किसी ने? असि डकिया तो उन्होंने आके असी को नहीं भेजा थोड़े कोल के मेहरबानी करो, इंज ना करो, हिम्मत है तो ला विखाओ। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या बातचीत नहीं करेगी। तमाम उनका यह कहना है कि मुज़ाहमत का सिलसिला जो है वो मजीद तेज़ किया जाएगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज्ज़िया शामिल करेंगे कि सियासी हालात मजीद क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में एक मरतबा फिर से मुफाहमत या मुदाहमत के हवाले से बहस तेज़ हो गई है। हुकूमत की जानिब से मशरूत पेशकश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर वो इंतशारी बयानियाँ तर्क करते हैं तो बातचीत हो सकती है, और 5 बड़ों के बैठने की बात भी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। तहरीक इंसाफ का ताहम बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से तमाम तर जो इख्तियार है वो पहले ही इमरान खान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचरज़ई को दे चुके हैं। तहरीक साहब बज़ाहिर मुज़ाकरात चाहती भी है, लेकिन इस मामले के हवाले से लाताल्लुकी का ऐलान भी करती है। ये मामला सारा डाल दिया जाता है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर। सारी सूरत हाल है क्या और हालात किस तरफ जाएंगे? क्या मुल्क में इस वक्त कोई किसी सियासी मुकालमे की गुंजाइश मौजूद है? ऐसा हो सकता है। बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। बताएगा कि क्या लग रहा है, हुकूमत की तरफ से अब मशरूत ऑफर्स दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ी एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी और हिकमत अमली, आप इसे आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं और बड़ी एक सोची समझी हिकमत अमली भी कह सकते हैं कि अवाम के सामने ये तासुर भी ना बने कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आई बैग तक की बात कर चुके हैं। फिर पीटीआई के अंदर से ही बात आती है कि हमें मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगनी चाहिए। फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि खान साहब ने कह दिया कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा, डायलॉग की बात करेगा, वो हम में से नहीं। लेकिन फिर साथ ही कहा जाता है ये मामला हमने दे दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, जो तहरीक इंसाफ के ही के साथ जुड़ी एक अपोजिशन का एक इत्तेहाद है। और फिर खान साहब का जो लेटेस्ट ट्वीट आता है उसमें ये कहा जाता है कि हमने कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत नहीं करनी, ना हुकूमत से ना इस्टेब्लिशमेंट से। क्या आपको लगता है ये मामला मुमकिन है या ऐसे ही चलेगा जैसे 2025 में चलता रहा है? देखिए जी, लग तो यही रहा है। और जो आपने पहला फिक्र कहा कि कंफ्यूजन का शिकार है, तो 100% कंफ्यूजन का शिकार है। इसमें कोई दूसरी राय इसलिए नहीं मैं कह रहा कि इमरान खान ने जहां महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया, वहां साथ स्ट्रीट एजिटेशन की भी बात कर दी। अलीमा खान उस साइड की नुमाइंदगी करती हैं जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा प्रेशर के जरिए काम कर रहा है, जिसमें उन्हें केपी के वजीर आला की हिमायत भी हासिल है। सलमान अकरम राजा उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो असद कैसर हैं, पार्लिमानी पार्टी के लोग हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जो बातचीत चाहती है। अब शेख वकास अकरम ने चूंकि खुद इनकार किया कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही सब ये इकरार करते हैं कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को इख्तियार दिया है।
अब महमूद खान अचकजई के हवाले से तो जल्द फैसला हो जाएगा, चूंकि अब पीटीआई ने जो 2-3 महीने से, अब आप देखें ना, सियासी स्टंट था ये उनका कि आप अपोजिशन लीडर नहीं बना रहे, और स्पीकर ने तो ऐवान में भी कहा और वैसे भी कहा कि जी आपने केस किया हुआ है तो मैं कैसे फैसला कर सकता हूं। तो अब उन्होंने बाजाब्ता तौर पे उस केस की वापसी की यहाँ रसीद जमा कराई है, उसका जवाब तो अब असेंबली सेक्रेटरी दे देगा। तो अब ये लगता है कि वो पहली जो रुकावट थी कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाए, वो शायद हर्डल हटती है। तो फिर महमूद खान अचकजई के ऊपर भी एक आएगा कि जी जब वो स्पीकर को कहीं कुर्सी से उठाने की फैक्ट की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो अब अगर इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है तो फिर वो कहेंगे कि जी मुझे लेके जाएं अडयाला में। लेकिन फिर इनकी गारंटी कौन लेगा कि क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के कहने पे और बाकी लोगों के कहने पे, जिसमें राजा नासिर अब्बास तो स्पीकर के पास तशरीफ भी ले गए थे इनके पूरे ग्रुप के साथ, कि जी आप किसी एक की मुलाकात करा दें ताकि वो ये हो जाए कि जी इमरान खान से मुलाकात हुई। तो डॉक्टर उज़मा जिस यकीन दहानी पे गई थी तो वो उस पर कायम नहीं रह सकी, बल्कि उसके नतीजे में फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने बीच में ये कहा कि हम बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के आपके साथ बातचीत करेंगे। अब वो रास्ता बनता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। पीटीआई ने चूंकि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल दी हुई है, तो वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स कहलाएगी। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से आगे वो कितने कामयाब होते हैं। लाहौर में तो सोशल मीडिया पे तो बहुत कामयाबी रही, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पे लोग तो नहीं आए, 100% नहीं आए लोग, और ये खुद ही फिरते रहे इकट्ठा मजमा लेके अपना जो लेके आए थे साथ। तो अब कराची में भी रिस्पॉन्स तो बेहतर था, उनकी तवक्को से बहुत बेहतर था, क्योंकि लाहौर में काफ़ी टाइम से तहरीक इंसाफ कोई एक्टिविटी नहीं कर सकी थी। तो ये एक उन्हें अच्छा स्टार्ट तो मिला है बड़े टाइम के बाद तहरीक इंसाफ को, सुहेल अफरीदी के जाने से। इसीलिए नहीं, इसी अच्छे रिस्पांस पे ज़ाहिर है उन्होंने बांग्लादेश की तस्वीरें लगाई ना। अगर अच्छा रिस्पांस होता तो ओरिजिनल तस्वीरें लगती। मैं यही बात आपको कर रहा हूँ। लिबर्टी से वो फुटेज ना आती, देखें हुकूमतें तो रोकती हैं, जब वो अपोजिशन में हो और मुखालिफ हुकूमत हो तो फिर रोका जाता है। रोक लिया उन्होंने। आप अगर लोग आते तो मैं और आप कैसे छुपा सकते थे उनको कि जी ये देखें ये गलियां भरी पड़ी हैं और मेन लिबर्टी चौक में उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी तो कोई फुटेज नहीं आई ना। ये खुद ही फिरते रहे झंडे डंडे लेके, जो गाड़ियों में लेके गए थे, तो वो भी फुटेज सामने मौजूद है। लिहाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ अब कराची जब ये जाएंगे तो उसकी स्ट्रीट एजिटेशन का भी इनको पता चल जाएगा। ओरिजिनली इन्हें पता है। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आप जितनी मर्जी बहस करा लें कि जी बड़े लोग थे, ग्राउंड पे नहीं थे। अब पता चलेगा आपको कराची में कि कितने लोग इनके साथ आते हैं, क्योंकि वजीर आला को एक नया लीडर बनाने की कोशिश हो रही है। वो है नहीं, उनका तो काम था कि अपने सूबे की गवर्नेंस के हिसाब से कुछ बताते, आपको मुझे बताते कि जी मैंने नया विजन ये दिया है, मरियम नवाज ये काम कर रही थी और ये फजूल बातें हैं। वो कहते हैं कि मेरे लीडर का विजन ये है कि सड़कें बेशक लाहौर डेवलप है, लेकिन सड़कों से तरक्की नहीं होती। आपको याद होगा 26 नवंबर को इन्होंने वीडियो बना के अपलोड की थी, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जितनी जज्बात दिखाते हैं अमली तौर पे नजर नहीं आते, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह हैं जो कहते थे कि अगर पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। भाई अगर रुकावटें हो गई हैं, रास्ते बंद हैं, तो आप लीडर थे ना, सेक्रेटरी जनरल थे, तो आपको तो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचना चाहिए था ना। यही तो लीडरशिप का कमाल तो होता है। और फिर ये लोग बताएं निकलते आमिर हैं। इलियास राना साहब नवाज कि शरीफ को ये जो आप ऐसे ही मोबिलाइजेशन नवाज कर शरीफ को रहे रोक हैं रहे थे सुहेल ना अफरीदी जब वो साहब, एक ये जो मिनट एक मिनट जी 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 गवर्नर राज के लिए जब नवाज शरीफ निकले थे तो सारे रुकावटें पीपल्स पार्टी ने डाल दी थी। ये जब चीफ जस्टिस की बहाली थी और गवर्नर राज लगाया हुआ था, सलमान तासीर मरहूम गवर्नर थे, तो फिर क्या हुआ, निकल आए और लोग भी आ गए। तो ये तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, जो मर्जी करे। पंजाब से लोग नहीं आ रहे ना, पंजाब की लीडरशिप भी नहीं आ रही। ऐसे ही मुजामत के लिए आपको फिर डंडे भी खाने पड़ते हैं, सड़कों पर निकलना पड़ता है, आपको सख्तियां झेलनी पड़ती हैं, और हुकूमती जो सरकारी रुकावटें होती हैं उन्हें अपने अबूर करना पड़ता है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो मोबिलाइजेशन अब की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, अब वो 9 को जा रहे हैं कराची, वहाँ भी जाके वर्कर्स को वो मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोबिलाइजेशन है इसका आपको अल्टीमेट आगे क्या नज़र आ रहा है? ये कहाँ जाके कल्मिनेट होगी ये सारी मोबिलाइजेशन? फिर से आपको एक बड़ी तहरीक इस्लामाबाद की तरफ आती हुई, एक इस्लामाबाद की तरफ एक और जलगार आपको नजर आ रही है मुस्तकबिल करीब में, या ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल? देखिए उन्होंने 8 फरवरी को एक रखा है ना अपने लिए कि जनाब हम पहिया जाम तो हड़ताल पहिया करेंगे, जाम तो उससे बिल्कुल। आपको और हमें अंदाजा हो जाएगा ना। देखिए ना 8 फरवरी इन्होंने एक डेट अनाउंस किया ना, तो आपकी और हमें उससे पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी स्ट्रीट एजिटेशन है। फिर उसको ये इस्लामाबाद कब लाएंगे, फिर उसके लिए तैयारियां भी हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की भी इनको नजर आएंगी, विफाकी की भी नजर आएंगी। ये खुद भी दिखाएंगे हिम्मत के कितनी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा ना कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची में कितना बड़ा ये लोगों का क्राउड बाहर निकालते हैं, क्राउड पुलर बनते हैं कि नहीं बनते। लाहौर में तो मुझे नजर नहीं आया। तो आगे के वाले से फिर आप क्या देख रहे हैं अगले 1-2 माह के अंदर? 8 फरवरी का तो एक इवेंट आ गया, बाकी उसके बाद जो आप नहीं देख रहे कि तरीके साहब के पास कोई ऐसी वाज़ेह हिकमत अमली है कि वो अगर मुजामत भी करते हैं, इतनी शदीद मुजामत हो, इतनी इफेक्टिव मुजामत हो कि हुकूमत बातचीत पर मजबूर हो जाए, या फिर उसके अलावा ही एक बड़ी मुजामत के अलावा ही आपको लग रहा है कि एक मुज़ाकरात के वाले से, बातचीत के वाले से, डायलॉग के वाले से एक माहौल बन जाएगा मुल्क के अंदर?
देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि डायलॉग का माहौल भी बने और पीटीआई को सियासी किरदार मिले। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत इस वक़्त मुज़ाहिमती और मुफ़ाहिमती मूड दोनों में 2 ग्रुप की सूरत में नज़र आ रही है। इनको एक होना पड़ेगा, या ये लड़ लें या ये मुफ़ाहिमत कर लें, और उसके लिए इन्हें इमरान खान के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। और वो वो यकीन बात दहानियाँ इन्हें कैसे करानी करेंगे? पड़ेंगी बात कि करने हम की तो बाहर ज़रा उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। यही मुफाहमती बात ग्रुप कह को रहा ही हूँ, अगर मैं भी एक्सेस यही दे कह दी रहा जाए, हूँ। वो जाके खान साहब से मिल ले, तो शायद उन्हें वो कन्विंस कर ही ले। समर भाई, मैं यही कह रहा हूँ। ना कोई चीज़ छुपती है, और जब ये बैठ जाएँगे किसी एक सिमत में, जैसे महमूद खान अचकज़ई प्रॉपरली इनको हो जाए कि जी हम जाके गारंटी देते हैं कि वापसी पे आके हम वो काम नहीं करेंगे जो उज़मा खान ने किया था, तो मुलाकात भी हो जाएगी। और मुलाकात होगी तो वहाँ पे भी तो मुलाकात मॉनिटर होती है, तो पता लग जाएगा कि जी इमरान हाँ। खान कहाँ खड़े हैं और ये कितनी गुफ्तगू, कहते हैं ना मैं गारंटी लेके आऊँगा, तो गारंटी लेने की बात कितनी करेंगे और जवाब क्या मिलेगा, तो हमें और आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। कुछ छुपनी तो है नहीं कि वहाँ इमरान खान का क्या बयान था और इनका क्या था। उसके बाद रास्ता बनेगा अगर इमरान खान डायलॉग की तरफ आए, क्योंकि ये बाकी सारे डायलॉग करें, इमरान खान नहीं आते तो फिर गड़बड़ तो रहनी है, ऐसा ही क्योंकि है, फिर वो ऐसा ही है। पार्टी के अंदर तो देखे ना, वो 2-2 3-3 ग्रुप हैं। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि महमूद खान अचकज़ई जाएँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाएँ और बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, ये लोग अगर जाएँगे और मुकालमा कर लेंगे इमरान खान के साथ, फिर शायद जो बात आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ, वो हो सकती है कि उनको हकायक पता लग जाएँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। लेकिन अगर सलमान अकरम राजा या अलीमा खान साहिबा, इन लोगों में से लोग जाएँगे, तो फिर बयानात पहले से ज़्यादा सख्त आएँगे। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तज़किया मुलाहिज़ा किया सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार आमिर इलियास राना का। आज के शो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।